हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट, कल आप लोगों का पेपर है साइंस का, तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करके आओगे, ठीक है। कल आप लोगों का विज्ञान का पेपर है और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और अगर आपने आज रात इतना प्रश्न पढ़ लिया, ठीक है, आज रात बस ये प्रश्न पढ़ लो, आपको साइंस में 95 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइंस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय एंड आपकी न्यूमेरिकल्स एंड आपके रिएक्शंस, आईयूपीएससी नेम, सब कुछ आज की इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना, शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। और अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी में से है। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी आपके महत्वपूर्ण पूरे बुक से बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको देखेंगे। सारा क्वेश्चंस याद करके जाना, इसमें जो भी क्वेश्चंस है वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। Fe2O3 + 2Al, ठीक है, गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe। इसमें आपको यह बताना है कि निम्न में या फिर ऊपर दी गई जो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन, वियोजन या विस्थापन। तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपका पेपर नजदीक है, सारा क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है कि Fe जो है Al को विस्थापित, यानी कि Al जो है वो Fe को विस्थापित कर दिया, तो विस्थापित करने का मतलब हो गया विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में छाप कराना अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो, ठीक है। अगला देखो, श्याम स्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, जिस श्याम स्वेत फोटोग्राफी उसमें क्या प्रयुक्त होता है, AgCl FeSO4 PbNO3 का होल ट्वाइस CaCO3। तो बच्चों श्वेत, श्याम स्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग होता है AgCl का, किसका, AgCl, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू होती है। बच्चों अम्लीय विलयन की पीएच मान कितना होता है, ये सारे स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, ठीक है। अम्लीय विलयन पीएच स्केल आपको पता होगा, ठीक है। ये आपका 0 से 7 तक होता है, 7 से लेकर 14 तक होता है, आपको ये ऑलरेडी पता होगा। अब देखो 0 से लेकर 7 तक अम्लीय होता है, 7 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है, जो 7 खुद होता है वो एक उदासीन होता है, ठीक है। तो बच्चों अब आप लोग बता दो यार, अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू कितनी होगी। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग आ जाओ। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। जो अपच होता है उसका उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक या एंटीसिड, या फिर आपका एनाल, जैविक पीड़ाहारी, या फिर एंटीसेप्टिक। तो बच्चों इसके लिए हम लोग एंटीसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अब आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, आपको ये बताना है कि इसमें अम्लीय लवण कौन सा है। NaCl तो आपका लवण है, बट ये कोई अम्लीय लवण नहीं है। NaHSO4 हमारा एक अम्लीय लवण है, ठीक है। क्या है, इसमें H हाइड्रोजन आयन आ गया, इसलिए हमारा ये एक अम्लीय लवण है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखो, धामन सोडे का रासायनिक नाम है। धामन सोडे का रासायनिक नाम, तो धामन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों धामन सोडे का मतलब होता है धोने वाले सोडा, और उसका रासायनिक नाम जानने से पहले रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो वो होता है Na2 एंड CO3 इंटू 10H2O। 10H2O का कोई नाम नहीं होता, Na2 का हो जाएगा सोडियम, CO3 का कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। धामन सोडे का रासायनिक नाम, धामन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया, यहाँ Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि धोने में पानी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये आप ट्रिक एक छोटा सा याद कर सकते हो। अगला एंटीमनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि एंटीमनी क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, धातु है, उपधातु है, अधातु है, मिश्र धातु। जो एंटीमनी है वो एक उपधातु है, क्या है, एक उपधातु है, याद रखना, ठीक है। एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। इन चारों में से कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, Mg, Zn, Pt या फिर हमारा Cu या Hg। तो बच्चों जो हमारा इन चारों में से है Mg और Zn जो है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, ठीक है। Mg भी है और Zn भी है, और सारे जो है वो नहीं कर सकते। मैट में मुख्यतः होता है, मैट में मुख्यतः क्या होता है, FeS या Cu2S एंड FeS या Cu2S या फिर Cu2S FeS3। तो बच्चों इसमें जो होता है वो क्या होता है,
मैट में मुख्यतः क्या होता है ये आपको बताना है। इसमें होता है Cu2S एंड FeS, मतलब Cu2S का मतलब होता है कॉपर सल्फेट एंड फेरस सल्फेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 अब आप लोग समझ लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 11 अब आप लोग समझो। इसमें लिख रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता? FeZn CuMg। तो बच्चों जो अम्ल में से हाइड्रोजन नहीं विस्थापित कर पाएगा वो तो Mg कर सकता है, Zn कर सकता है एंड आपका Fe भी कर सकता है, क्योंकि ये सारे हाइड्रोजन के ऊपर हैं और ये जो Cu है ये हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है या फिर प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, ठीक है। कौन सा युग्म है? सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, या मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, या फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, या सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु है वो आपका एक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये सारा पढ़ लिया तो साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और अभी मैं आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सारा क्लियर कराऊंगा, IUPAC नेम एंड आप लोगों का जो भी चीज है साइंस में सारा खत्म हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड OH एंड आपका यहाँ सिंगल बॉन्ड इसे आप डबल बॉन्ड कह सकते हो C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड COOH। तो बताओ कौन सा सही होगा? ब्यूटेनोन यानी कि कीटोन समूह, और कीटोन समूह में हमारा होता है CO। क्या होता है? CO, ठीक है, CO होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? किस यौगिक में कीटोनी समूह है? कीटोन समूह। तो कीटोन समूह किसमें है बच्चों? आप लोगों को पता होगा, इसमें जो हमारा CO है वो कीटोन समूह है, ठीक है। अब कहोगे सर ये भी तो है, ये CHO है, ये COOH है, ये आपका कीटोन समूह नहीं है, ये भी CHO ग्रुप है, लेकिन ये हमारा CO केवल जुड़ा हुआ, तो ये हमारा कीटोन समूह हो जाएगा। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय परमाणु हैं? एसिटिक अम्ल में कुल कितने अम्लीय परमाणु हैं? तो एसिटिक अम्ल में हमारा एक अम्लीय परमाणु है। कितना? एक अम्लीय परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है? एसीटोन यानी कि CH3COCH3 में IUPAC नेम है। एसीटोन का IUPAC नेम बताना है। तो एसीटोन में देखो ध्यान से समझना, इसमें आप कहोगे सर कैसे पता करें? देखो इसमें क्या है, एक कार्बन है, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। इसमें हमारा एक कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो ये प्रोपेन हो गया ना, प्रोपेन मतलब प्रोपेन हो गया। लेकिन हमारा CO ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी कि कीटोन समूह, तो ऑल जुड़ेगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। तो बस हो गया प्रोपेनॉल, जहां ये खत्म, कुछ नहीं है। IUPAC नेम कुछ भी नहीं है। अभी आगे आप लोग कहोगे सर IUPAC नेम तो हलवा है, बोर्ड एग्जाम में धुआं उड़ा देंगे, छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। Li विकर्ण संबंध दर्शाता है। Li किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो Li जो है वो Mg के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। किसके साथ? Mg के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। जो Li है वो Mg के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 समझो, निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है बच्चों? Al2O3, K2O, MgO या P2O5। अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड हमारा है P2O5। क्या है? P2O5। ये है एक एसिड आपका ऑक्साइड, ठीक है, आपका अम्लीय ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, पैरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, यह क्रिया कहां होती है? जो पैरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लौह में, केंद्रक में। तो बच्चों ये क्रिया जो होती है ये कहां होता है? सभी को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो 19 नंबर का हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? लार, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशयिक रस। तो बच्चों जो यकृत है, यकृत ये क्या स्रावित करता है? पित्त रस स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? पित्त रस। तो यकृत हमारा जो है वो पित्त रस स्रावित करता है। सारे क्वेश्चंस अगर आप याद करके जाओगे तो कहोगे सर वही क्वेश्चन है जो आपने बताया था। ये आपका मैराथन वीडियो है। अगर इस मैराथन वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके जाना है, बोर्ड एग्जाम में आपको छाप कर आना है, ये सारे आएंगे ही आएंगे, ठीक है।
समझ में आया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्योंकि ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते। तो उपयुक्त में से सभी हमारा सही हो जाएगा, सभी हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 समझ लो। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? श्वसन में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 22 तक? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोगों के लिए ये वे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आप ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लो। पादप में जाइलम कार्य होता है। पादप में जो जाइलम है वो कौन सा कार्य करता है? जाइलम मतलब जल, और फ्लोएम एक ऊतक होता है, वो फ्लोएम मतलब फूड का वहन फ्लोएम करता है, जाइलम जल का वहन करता है। ये सारा छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सारे पॉइंट अगर याद रखोगे कम समय में आप पेपर सॉल्व करके चले आओगे और आपका पावर वहां रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां आप जितने अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा रहता है, और अगर बैठे रहोगे तो फिर आपका टाइम निकल जाएगा। मनुष्य में वृक्क तंत्र भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? वृक्क जो है एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, आप लोग सारा क्वेश्चन समझ लेना। कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझा दूंगा, ताकि आप लोग वहां जाओ, पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आओ। तो यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा पढ़ ही लिए। देखो, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि या फिर स्तन रूपांतरित रचना है। श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, तेल ग्रंथि, जठर ग्रंथि। तो बच्चों ये जो हमारा ऑप्शन सही होगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा वी, तेल ग्रंथि का। किसका? तेल ग्रंथि का। ठीक है, तो ये हमारा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर वी जो है वो बिल्कुल सही है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। फेफड़ों में रक्त आता है। जो फेफड़ा होता है, फेफड़े में जो रक्त आता है वो कहां से आता है? बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। चलो फटाफट से बताओ, फेफड़े में रक्त किधर आता है? 26 नंबर, बाएं अलिंद में। कहां? बाएं अलिंद में। अलिंद और निलय याद रखना, अलिंद और निलय में अंतर होता है। ठीक है, तो अलिंद में बता रहा हूं, बाएं अलिंद में। ठीक है, अगला देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय या अंडबीजांड। एक आपको ऑप्शन कट करना होगा बच्चों, क्योंकि जो चीज होता है वो तो लिखा ही नहीं है। क्या होता है प्राग कोश के अंदर? पढ़े हो ना? तो उसके अंदर होता है प्राग कण। क्या होता है? प्राग कण। तो प्राग कोश के अंदर बच्चों प्राग कण होता है। क्या होता है? प्राग कण। ठीक है, समझ में आ गया ना 27 नंबर क्वेश्चन तक, कि प्राग कोश के अंदर प्राग कण होता है। क्या होता है? प्राग कण। अगला देखो 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो अंडाशय जो है तो मादा जनन तंत्र का भाग है, डिंबवाहिनी भी है, गर्भाशय भी है। लेकिन ये शुक्रवाहिका है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि हमारा नर जनन तंत्र है। ठीक है, क्या आपका जो मादा जनन तंत्र का भाग ये नहीं है। अगला है डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहां पाया जाता है बच्चों? डीएनए क्वेश्चन नंबर 29। डीएनए कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, केंद्रक द्रव्य में या केंद्रिका में? जो डीएनए होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 30 नंबर, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड? तो जो निषेचन के बाद अंडाशय होता है ये फल में बदल जाता है। कौन सा? अंडाशय फल में बदल जाता है। ठीक है, अंडाशय फल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्म का अध्ययन करा जाता है वो क्या कहलाती है? इकोलॉजी, इथोलॉजी, पैंथोलॉजी, पैंथोलॉजी या फिर बायोलॉजी? तो बच्चों वो हमारा जो कहलाता है वो पैलियोंटोलॉजी। ठीक है,
31 नंबर क्वेश्चन तक तो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप कर क्या होगे, तो हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि उद्यान मटर अप्रभावी लक्षण है। उद्यान मटर में जो अप्रभावी लक्षण इन चारों में से किसका है? लंबे तने तो हमारे प्रभावी हैं, झुर्रीदार अप्रभावी है, गोल भी आपका प्रभावी है, फैली हुई तना फली वो भी आपकी प्रभावी है। तो इसमें अप्रभावी कौन सा है? झुर्रीदार बीज। कौन सा है? झुर्रीदार बीज जो है वो एक अप्रभावी है। झुर्रीदार का होगा आपका क्या होगा? झुर्रीदार का जैसे झुर्रीदार है, जैसे लंबा का बौना होता है, झुर्रीदार का क्या होगा? सभी लोगों को पता होगा, कमेंट करना फटाफट से। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? पपीता पर किया था? नहीं। आलू पर? नहीं। अंगूर? नहीं। मटर पर अपना प्रयोग किया था। किस पर? मटर पर। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर किया था, ध्यान रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या होगी इसकी 2 गुनी 10 × 2 यानी कि 20 होगा। 20 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन का हमारा 20 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखो फोकस दूरी आपका दे रखा है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तो फिर आप लोगों का लग गया। सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, सामान्य स्वस्थ आंख जिनका है उनके लिए दूर बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इनफाइनाइट। तो सामान्य स्वस्थ आंख के लिए बच्चों दूर बिंदु जो होगा वो अनंत पर होगा, जहां तक वो देख सकता है वहां तक देख लेगा, क्योंकि उसका आंख बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, और ना उसको कोई दोष है, ना निकट दृष्टि दोष, ना दूर दृष्टि दोष। तो भाई वो वहां तक देख सकता है जहां तक उसकी नजर जाएगी। अगला देखो, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, लाल रंग, पीले रंग, बैगनी रंग, हरे रंग। तो बच्चों कांच का जो अपवर्तनांक होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें अधिकतम बताना है, तो किस रंग का होगा? अपवर्तनांक बताना है, तरंगदैर्घ्य नहीं बताना है, ठीक है। अगर यहां तरंगदैर्घ्य होता तो लाल रंग हो जाता हमारा। क्या पूछा? अपवर्तनांक, तो फिर बैगनी रंग होगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 37 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। 37 प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखना। जल्दी जल्दी मैं आपको सारा क्वेश्चंस करा दूंगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। किसके? एक अश्व, एक घोड़े की शक्ति इतनी होती है 746 वाट। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र। विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति है वो कौन सा है? जनित्र है, विद्युत जनित्र, ठीक है। ये विद्युत धारा उत्पन्न करती है, ठीक है। गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण है तो वो क्या उत्पन्न करेगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र या केवल विद्युत क्षेत्र, या चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, दोनों। देखो अगर आप एक गतिमान आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो हमारा चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, इसमें मैंने आपको पूरे बुक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कितने 40 वो मैंने आपको बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। और भी आप तैयार कर लेना, लेकिन ये 40 में से आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है सारे के सारे देखने को मिल जाए। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी में से ही आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर और भी आप तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टॉपर बनोगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम आपको बताएंगे आईयूपीएससी नेम और कुछ रिएक्शन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको आईयूपीएससी नेम बताता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखना है सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूं। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे सभी महत्वपूर्ण आईयूपीएससी नाम, ठीक है। ये क्लास 10 के जितने भी आईयूपीएससी नेम है आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही वही देखेंगे, ठीक है। पहला देखो, पहला हमारा आईयूपीएससी नेम देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आपका सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब बच्चा इसे आप कैसे पहचानोगे? पहचानना कैसे है? देखो मैंने पढ़ा भी रखा है यूपीएससी नेम, अगर आपने नहीं देखा तो भाई पढ़ाई नहीं कर रहे हो और क्या, ठीक है। जब मैंने पढ़ा रखा है, देखो इसमें पहले आप देखो कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, कौन सा समूह जुड़ा हुआ है। CO क्या होता है? CO क्या होता है बच्चों? बताओ जल्दी से बताओ यार। कीटोन समूह, कौन सा? कीटोन समूह। लास्ट में क्या जोड़ा जाता है? ओन, इसमें के लास्ट में जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें ओन जोड़ा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाम क्या होगा? कितने कार्बन की संख्या है? जिधर से नजदीक हो उधर से गिनो। 1 नंबर, 2 कार्बन की संख्या, 3 कार्बन की संख्या, 4 कार्बन की संख्या, 5 कार्बन की संख्या। तो 5 है तो फिर क्या होगा? पेंटेन। लेकिन पेंटेन में क्या जोड़ोगे? ओन, तो पेंटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
पेंटेनोन, ठीक है, क्योंकि ये कीटोन समूह है। एंड कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2, तो यहां आप 2 कर दो। ये हो गया आईपीएसी नेम। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आईपीएसी नेम है। जो मैंने बताया है वो आप लोगों को तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा देखो, इसमें आपका कार्बन है, फिर यहाँ हाइड्रोजन एक जुड़ा हुआ है, 2 3, ठीक है, ऐसा आपका कार्बन, फिर OH समूह जुड़ा हुआ है, एल्कोहल। फिर आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूं वो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में इसी लेवल का आता है, ठीक है। और OH समूह का मतलब क्या होता है? एल्कोहल समूह। इन सबको पढ़ा रखा है। एल्कोहल समूह में ऑल जुड़ता है, यूपीएससी नेम लिखते हैं, क्या जुड़ता है? ऑल। तो एक कार्बन की संख्या है, 2 कार्बन की संख्या, 3 एंड 3 है ना, तो 3 को प्रोपेन कहा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका प्रोपेन हो जाएगा, इसमें ऑल जोड़ोगे तो प्रोपेनॉल ही बनेगा ना। 3 कार्बन की संख्या है, 1 2 3। अब देखो अगला, यहां आओ, इसको कैसे लिखोगे भाई? ये क्या चीज है? इसमें हमारे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 और 2, ये 2 मेथिल ग्रुप हैं। CH3 क्या है? मेथिल है। और अगर आप देखो चाहे जिधर से गिनती करो, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, एंड 3 कार्बन, चाहे इधर से करोगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमारा 1 मेथिल है, 2 मेथिल है, और इधर से गिनोगे तो भी 1 नंबर 2 नंबर 2 देखो ये 2 ही नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 2 है, 2 है और मेथिल है। देखो मैं यहां लिख देता हूं, 2 मेथिल है ना, 2 मेथिल है, एंड 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या कहा जाता है? हमारा CHO समूह, एल्डिहाइड, इसमें अल जुड़ता है, केवल अल। तो प्रोपेन में अल जोड़ोगे प्रोपेनल हो जाएगा, मात्रा नहीं चढ़ाना, केवल प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा समझ में आ गया ना, सारा समझ लो। मैं आपको कुछ ऐसे समझा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूं। वैसे सरल तो सारे बच्चों को आता होगा। अब आ जाए CH4 का आईपीएससी नेम क्या होगा, तो क्या बताओगे? मेथेन हो जाएगा ना। तो ऐसे सरल तो बहुत आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हार्ड मैं बता रहा हूं कि हार्ड चीजें समझोगे तो फिर सरल ऑटोमेटिक समझ में आ ही जाएगा। देखो ये हमारा है, इसको देखना, ध्यान से समझना। देखो इसमें हमारा चाहे आप इधर किधर से आसान, इधर से भी वही यही जुड़ा हुआ है और इधर से भी 2 ही नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो किधर से भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1 कार्बन की संख्या, 2 कार्बन की संख्या, 3 कार्बन की संख्या, 3 कार्बन की संख्या ना, तो 3 है तो प्रोपेन लिख दो, प्रोपेन। और कितने नंबर पे? 2, तो प्रोपेन 2 ऑन। ये हो गया हमारा इस चीज का, ठीक है। इसमें कीटोन समूह, ऑन लिखो या ऑन लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों चौथा आईपीएससी नेम, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारा आईपीएससी नेम? बोर्ड एग्जाम में आएगा तो लिख कर आना, छोड़कर नहीं आना। अगला देखो, CH3 जुड़ा हुआ है, फिर CH3, फिर CH3, फिर CH3, इस टाइप के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखो इसको कैसे गिनती करोगे? देखो चाहे आप इधर से करो, 1 कार्बन की संख्या, 2 कार्बन संख्या, 3, चाहे आप इधर 3 हो गया। देखो बड़ी श्रृंखला आप चाहे जिधर लोगे 3 ही मिलेगा, ठीक है। 2 मेथिल हो जाएगा, देखो 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे 2 मेथिल जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल, तो यहां आप लोग 2 डाई, 2 मतलब डाई मेथिल, 2 ही नंबर पे जुड़ा हुआ है ना, नहीं 2 है ना, तो 2,2 कर देना, यहां हाइफन लगाना है, 2,2 डाई मेथिल और प्रोपेन। बस ये हो गया हमारा आईपीएससी नेम। मैंने 5 ऐसे आईपीएससी नेम बताए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 तैयार कर लेना। मैं आपको कुछ ऐसा रिएक्शन बता देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है। रिएक्शन ये जो मैं बता रहा हूं ये 100% आएगा, अगर आप तैयार कर लोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। लिखा हुआ एसिटिक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया, एसिटिक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। अब आपको यह पता होना चाहिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है CH3 COOH, इसका Na2CO3 के साथ क्रिया कराना है, ठीक है। यहां 2 लगा देना, ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, बैलेंस करना है। 2CH3 हो जाएगा, यहां से CH3 फिर COO, यहीं से सारा लिया हूं, यहां से CH3 CO, Na केवल मैंने ले लिया बाहर से। देखो यहां 2 मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहां 2 लगा, यहां 2Na हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 हो गया, एंड प्लस, अब आप लोगों को केवल क्या बचा? CO2 ही बचा ना, CO2,
अभी देखो हमारा एक O बच गया ना, और हाइड्रोजन भी यहाँ देखो एक है, एक ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यानी कि हमारा एक हाइड्रोजन ये है, देखो यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 6 और ये 2 हाइड्रोजन, क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है, तो प्लस H2O हो गया, ठीक है, पानी। ये हो गया पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन आप लोग समझो। दूसरा, एथेनॉल का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होना। ये आपका ये जो है ना, ये ठीक है, ध्यान से समझना, ये आप लोगों का क्या है, क्षार, आपको इसको ऑक्सीकृत करना है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये आपको ऑक्सीकृत करना है। तो इसको आप लोग कैसे करोगे, देखो यहां हमारा हो जाएगा एथेनॉल का फार्मूला हो जाएगा C2H5OH प्लस क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। ये थोड़ा रिएक्शन हार्ड है, यहाँ 3 लगा देना, यहाँ 2 लगा देना बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ 2MnO2 हो जाएगा प्लस 3CH3CHO मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड रिएक्शन है ये, एंड प्लस 2KOH मिल जाएगा, एंड प्लस 2H2O मिल जाएगा। अब ऐसा रिएक्शन आ जाए तो फिर आप कहोगे सर नहीं बताया, मैंने बता दिया, इसलिए आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अगला तीसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट टन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3, और इसका हमें क्रिया कराना है किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि 2HCl से, गिव्स आउट 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये हो गया। अगला रिएक्शन देखो, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनेगा। ये थोड़ा हार्ड भी है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, इसका H2SO4 के साथ गर्म करा दो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें C2H5HSO4 हो जाएगा प्लस H2O। अभी हमें ये नहीं मिला एथिलीन, एथिलीन प्राप्त करने के लिए हमें एक बार और रिएक्शन करना होगा। C2H5HSO4 प्लस हमें 2, नहीं, इसी को गर्म कर दो, प्लस करना करो, ये हटा दो, इसी को गर्म कर दो, कितना 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमें मिल जाएगा C2H4, यही हमारा एथिलीन है, और प्लस H2SO4, ये क्या है, यही हमारा एथिलीन है, C2H4 एथिलीन, C2H4, ठीक है। अगला, एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया, C2H5OH प्लस 2Na गिव्स आउट 2C2H5ONa प्लस H2। ये हो गया रिएक्शन, ठीक है। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस भी मैंने आपको करा दिया। जो प्रश्न है पहले ही चैप्टर से, ऊष्माक्षेपी या फिर जिसे दहन कहा जाता है एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। आपको उदाहरण के साथ समझाना है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को, ठीक है। तो एक एक अभिक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऊष्माक्षेपी के बारे में, ठीक है। ऊष्माक्षेपी या फिर जिसे दहन भी कहा जाता है उस अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा का उत्पन्न होना, ठीक है। जो ऊष्मा है उसका उत्पन्न होना, ठीक है, ध्यान से समझो, ऊष्मा का उत्पन्न होना। जैसे जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब अगर रासायनिक अभिक्रिया कराया जाए तो फिर उत्पाद का निर्माण होता है, तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी या फिर दहन कहते हैं, या फिर दहन अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन का मतलब है जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेथेन है वो एक प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो मेथेन का हम लोग दहन करेंगे। तो देखो आपका मेथेन है CH4, ठीक है, CH4 यानी कि मेथेन है, और इसमें हम लोग ऑक्सीजन यानी कि O2O, ठीक है, ऑक्सीजन मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा गैस की अवस्था में होता है, तो हमें क्या मिलेगा, यहां हमें मिलेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड प्लस हमारा क्या मिलेगा 2H2O।
अब जब हम इसका दहन किए तो इसके साथ हमारा ऊष्मा भी प्लस ऊष्मा भी उत्पन्न हुआ, ठीक है। प्लस ऊष्मा है, इसका मतलब हमारा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, प्लस ऊष्मा लगा है ना, तो ये हमारा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ऊष्मा क्षेपी में क्या ध्यान रखना है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम लोग ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में समझ लो, मैं आपको यहां समझाता हूं दूसरे पेज में। देखो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब बाहर निकलता है, और इसमें जो होता है ना ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊर्जा अवशोषित होने का मतलब कि अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, उन्हें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हो जैसे N2 है, नाइट्रोजन है, और इसमें आप O2 की अभिक्रिया कराओगे, N2 में O2 की, तो आप लोगों का मिलेगा 2NO, लेकिन इसमें ऊष्मा माइनस होगा। क्या होगा? ऊष्मा माइनस होगा। उसमें प्लस ऊष्मा था क्योंकि उसमें उत्सर्जन हो रहा था, और इसमें अवशोषित कर रहा है, इसलिए हमारा माइनस ऊष्मा होगा, ठीक है। तो यहाँ N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO माइनस ऊष्मा। ये हमारा एग्जाम्पल है ऊष्मा शोषी का। किसका एग्जाम्पल है? ऊष्मा शोषी का। तो ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी आसान है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दोनों, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाना है और 2 उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा, दूसरा आप लोग खुद से बनाना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है। देखो, अम्ल जो होता है और क्षारक या अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, ठीक है। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करती हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसे ही लवण बनता है, ठीक है। ध्यान से समझ लो। जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, तो लवण तथा जल मिलेगा, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? Na से सोडियम और OH से हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराओगे स्टूडेंट तो हमें लवण मिलेगा, यानी कि NaCl मिलेगा लवण, और प्लस हमें मिलेगा H2O यानी कि जल, ठीक है। लवण और जल मिला। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्षार है, ठीक है। ये हमारा क्षार है, और ये हमारा अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और ये हमारा क्या है? लवण है। ध्यान से समझो, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हुई, लवण तथा जल प्राप्त हुआ, बस सिंपल सा है। अब एक उदाहरण आप लोग खुद से बना लेना, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ क्षार और अम्ल है, या अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल मिला, और यही अभिक्रिया हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारा दूसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि वर्जन क्या है, ठीक है। जो वर्जन होता है, वर्जन किसे कहते हैं, और यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्जन के बारे में, ठीक है। तो वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, जो अयस्क होता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया वर्जन कहलाती है, ठीक है। वह क्रिया जिसमें जो अयस्क होता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में, ठीक है, वायु की उपस्थिति में, जैसे वायु में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को वर्जन कहते हैं, ठीक है। नोट है कि यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा रिएक्शन बताता हूं, यहां समझ लो, ठीक है, ध्यान से। जैसे सल्फाइड अयस्क हमारा है 2ZNS, ठीक है, S लास्ट में लगा है इसलिए सल्फाइड अयस्क है, ठीक है। और इसका हम लोग अभिक्रिया करेंगे किससे? 3O2 से, मतलब ये हमारा है ऑक्सीजन उपस्थित होगा, कि वायु की उपस्थिति में कराया जाता है। तो यहां हमें मिलेगा 2ZNO, ठीक है, 2ZNO और प्लस 2SO2,
ये हमारा एक अभिक्रिया है, एक रिएक्शन है जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा सल्फाइड एस है, ठीक है। बस ये याद कर लो, भर्जन के बारे में कितना आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। देखो आप लोग आसान तरीके से समझो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी, ठीक है। तो समजातीय श्रेणी के बारे में समझ लो। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। आपको उदाहरण के साथ अच्छे से समझाना है समजातीय श्रेणी को, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, ठीक है। चाहे उनका सामान्य सूत्र एक जैसा हो, चाहे उनका क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, ठीक है। अगर क्रियात्मक समूह एक जैसा है तो वो समजातीय श्रेणी होंगे, अगर उनका सामान्य सूत्र एक जैसा है तो भी वो समजातीय श्रेणी होंगे, ठीक है। तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। तो उनके सदस्यों को क्या कहा जाता है? समजात गण कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ लो। जैसे हमारा है मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल लो, ठीक है, ठीक है, मेथेनॉल। और मेथेनॉल का जो सूत्र होता है वो CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH, ठीक है। एंड अगला जो हमारा है वो है एथेनॉल। देखो सारे एक ही समूह के रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है एथेनॉल। और एथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों? एथेनॉल का क्रियात्मक समूह होता है CH3, CH2, ठीक है, एंड OH। ये हमारा हो गया एथेनॉल। ऐसे और भी ले सकते हो, प्रोपेनॉल भी आप ले सकते हो इसी में, ठीक है। प्रोपेनॉल, क्योंकि ये सारे एक ही समूह के हैं ना। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। इसमें 3 कार्बन हो जाएंगे। 3 कार्बन का मतलब है CH3, CH2, CH2, OH। ये हमारा प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है, ये आपका मतलब हो गया पूरा, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या है? समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सारे हमारे एल्कोहल समूह के तीनों हैं। मेथेनॉल भी है, एथेनॉल भी है, प्रोपेनॉल भी है, ठीक है। सारे एल्कोहल समूह के हैं, तो इसलिए ये हमारा एक समजातीय श्रेणी होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल। तो समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण है। मैं आपको लक्षण बता देता हूं। जो लक्षण है, पहला ए वाला, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जो सभी सदस्य होते हैं उनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला लक्षण है, ए वाला। दूसरा है बी वाला, कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। सामान्य सूत्र एक जैसा हो या फिर क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, ठीक है। दोनों कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। और हमारा सी वाला है, इसके जो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर, ठीक है। CH2 का अंतर का मतलब है, जैसे हमारा एल्केन समूह का है CH4 और एल्केन के बाद आता है एल्कीन C2H, नहीं ये हमारा CH4 हो जाएगा, एल्केन समूह, ठीक है। CH4 मतलब हमारा है कौन सा? मेथेन, ठीक है। CH4 और यहाँ C2H6, ठीक है। अब इनके बीच कितने का अंतर है? इनके बीच हमारा C 1 हो गया और H2 2, यानी कि CH2 का अंतर है। तो ये हमारा कौन सा समूह होगा? ये हमारा हो जाएगा समजातीय श्रेणी, ठीक है। और ये हमारा एल्केन समूह है। तो फिर ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया लक्षण। काफी आसान से लक्षण भी हैं। बस ये आपको समजातीय श्रेणी के बारे में समझना है। समजातीय श्रेणी में बस इतना ही समझना है, ठीक है। समजातीय श्रेणी की परिभाषा, एग्जाम्पल और कुछ लक्षण जो मैंने आपको बता दिए। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए, ठीक है। जो साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। और ये क्वेश्चन किस नाम से फेमस है? साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ध्यान से समझो, बहुत ही बार आया हुआ है साबुनीकरण, साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है, इस टाइप से पूछकर, साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो फिर हम लोग सबसे पहले समझेंगे साबुनीकरण के बारे में। तो उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार, ठीक है, जिनका अणुभार उच्च हो वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, जो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं, ठीक है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। और इस क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है, ठीक है।
साबुनीकरण के बारे में बस इतना ही समझना है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है और ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH व KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया समझ लो साबुन बनाने की। ये है साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, ध्यान से समझो, बहुत ही बड़ा आपका ये रिएक्शन होगा, छोटा नहीं है, 3 लाइन का रिएक्शन है। सबसे पहले आप लोग लोगे क्या, ट्राइसिट्रीन यानी कि वसा CH2, ठीक है, OCO C17H35। ठीक है, ध्यान से समझो। फिर यहां आप लोगों को कार्बन कार्बन के नीचे सिंगल बॉन्ड लगाना है, फिर CH, ठीक है, OCO C17H35। ठीक है, फिर आप लोगों को ऐसे ही चलना है, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर ऊपर वाला जैसा लिखा हो वही नोट कर दो, CH2 OCO C17H35। ठीक है, बस हो गया। अब आप आगे क्या करना है, इनकी अभिक्रिया हमें करानी है +3 NaOH से, NaOH से, 3 NaOH से। ठीक है, अब हमें मिलेगा क्या, देखो गिव्स आउट हमें मिलेगा एक तो CH2 और यहां से OH, यहां से CH2 आ जाएगा, यहां से OH आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से CH आ जाएगा, CH, ठीक है, और OH, फिर यहां से हमारा CH2 और यहां से OH। अभी मैं आपको नाम बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लोगों का प्लस साबुन मिलेगा 3C17H35 COONA। ठीक है, ये होता है साबुन का सूत्र। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, देखो यहां आपको मिलेगा जो ये प्रोडक्ट, वो क्या मिलेगा, 3C17H35, ठीक है, COONA। ठीक है, ये हमारा साबुन होता है। ठीक है, यही हमारा साबुन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, वही प्रोडक्ट है जो ऊपर मिला है। तो ये हमारा है बच्चों वसा, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 बार है ना, तो ट्राइसिट्रीन या फिर जिसे हम लोग वसा कहते हैं। और ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा है ग्लिसरॉल, क्या है, ग्लिसरॉल। और ये हमारा है साबुन, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम सिटेरेट। ठीक है, बस ये आपको मिल गया, यहां मैंने लिख दिया स्पष्ट ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा साबुनीकरण के बारे में। साबुनीकरण में आप लोगों को इतना ही लिखना है, पहले साबुनीकरण की परिभाषा लिखो, फिर ये रिएक्शन लिख देना, आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। जो मेंडलीफ का आवर्त नियम है वो क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए। मेंडलीफ की आवर्त नियम की आपको व्याख्या करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेंडलीफ के नियम अनुसार क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जो मेंडलीफ के नियम अनुसार क्या कहते हैं कि तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जो उनके परमाणु भार होते हैं। ठीक है, परमाणु भारों के आवर्ती फलन, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। ठीक है, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, और मेंडलीफ के अपने आवर्त नियम में यही बताया भी है। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, काफी ज्यादा आसान है, कुछ है नहीं, लेकिन आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोगों का बायोलॉजी से है, और ये है रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुधिर तथा लसिका में अंतर बताना है स्टूडेंट। ठीक है, रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रुधिर या फिर ब्लड के बारे में, फिर लसिका या फिर यहां लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो रुधिर क्या होता है, या गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। ये क्या होता है, गहरे लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है, और ये रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, मतलब जो रुधिर होता है वो रंग उसमें होता है गहरे लाल रंग का होता है, लेकिन लसिका का कोई रंग नहीं होता, वो रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा है, रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है,
दूसरा है कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, रुधिर में क्या पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं, इसीलिए तो इनका रंग लाल होता है। और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है बच्चे, 5-6 पॉइंट समझ लो। तीसरा पॉइंट है कि रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में होते हैं। जो रुधिर होता है, रुधिर में जो प्रोटीन्स की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में होती है। लसिका में जो है रुधिर की अपेक्षा प्रोटीन कम मात्रा में होती है। ठीक है, लसिका में कम होता है और रुधिर में ज्यादा होता है। रुधिर में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, लसिका में जो है वो बहुत ही कम होती है इनकी अपेक्षा, वैसे उसमें भी होती है। और 4 नंबर पॉइंट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ कम मात्रा में होते हैं और लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसमें वज्र पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होते हैं और इसमें अधिक मात्रा में होते हैं लसिका में। इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन, जो हमारा रुधिर है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। लसिका में जो है वो ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है और इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है। 6 नंबर पॉइंट है, यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होती है। ये रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होती है और यह लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के अतिरिक्त ऊतकों में तथा ऊतक द्रव्य की तरह भी रहती है, ऊतक द्रव्य की तरह भी रहती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा रुधिर तथा लसिका में अंतर। आई होप कि आप लोग नोट भी कर लोगे, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। रुधिर तथा लसिका में अंतर आप लोग तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना, अगर पेपर देने जाना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ऋतुस्राव क्या है? ऋतुस्राव क्या है? ठीक है, ये आप लोग समझो। देखो, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता, जो अंडाणु होता है महिलाओं में, उनमें, ठीक है, मादा में, अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो वह 1 दिन बाद नष्ट हो जाता है। तो वो जो अंडाणु है वो 1 दिन बाद नष्ट हो जाता है और गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है। जो गर्भाशय है वो भी जो निषेचित, मतलब निषेचन के बाद जो अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है और गर्भाशय की दीवार मोटी तथा स्पंजी हो जाती है। जो गर्भाशय की दीवार है वो मोटी तथा स्पंजी हो जाती है, लेकिन निषेचन ना होने पर ये धीरे धीरे टूटती हैं। अगर निषेचन नहीं होता तो ये धीरे धीरे टूटती हैं और रुधिर व आपका म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती हैं। ठीक है, जो रुधिर है या फिर म्यूकस के रूप में बाहर निकलती हैं और इस प्रक्रिया को रजोधर्म या फिर ऋतुस्राव कहते हैं। अतः ऋतुस्राव निषेचन ना होने की अवस्था में होता है। जो ऋतुस्राव है वो निषेचन ना होने की अवस्था में होता है, याद रखना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ऋतुस्राव आपको समझ में आ गया, काफी ज्यादा आसान होगा, कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। एक संकर संकरण या फिर एक संकर तथा द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। जो एक संकर होता है और द्विसंकर होता है, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर, 1 हाइब्रिड क्रॉस और डबल हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मैं क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले एक संकर संकरण के बारे में समझो। विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकरण संकरण कहा जाता है। इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकर संकरण गुण संकरण कहते हैं। ठीक है, जब एक जोड़ी, केवल एक जोड़ी, मतलब 2 हो लेकिन एक जोड़ी हो, ठीक है, लक्षणों का अध्ययन कराते हैं, उसका संकरण कराते हैं, तो हम लोग उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लाल फूल वाले तथा सफेद फूल वाले पौधों के मध्य संकरण, ये हमारा लाल फूल वाला तथा सफेद फूल वाले पौधे के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो उसे हम लोग एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, द्विसंकर संकरण समझ लो बच्चों। ठीक है, द्विसंकर संकरण में क्या है, यहां द्विसंकर संकरण समझ लो कि जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य, ठीक है, 2 जोड़ा विपरीत लक्षणों के मध्य अध्ययन के लिए हम लोग संकरण कराया जाता है। जैसे जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य 2 जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे हम लोग द्विसंकरण संकरण कहते हैं। जैसे पीले गोल बीज वाले और हरे झुर्रीदार बीज वाले मध्य संकरण, ठीक है, पौधे के मध्य संकरण, इसमें 2 जोड़ा है, 4 है। ठीक है, जोड़े का मतलब 2 हो गया, तो कुल मिला के 4 है। तो एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण दोनों आपको समझ में आ गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब बच्चा अगला क्वेश्चन है हमारा, दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हो, इसके कारण निवारण भी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के बारे में आपको बताना है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है उसमें अगर दूरदृष्टि दोष से कोई भी व्यक्ति पीड़ित है तो उसको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, जो दूर की वस्तु होगी वो स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। लेकिन जो निकट की वस्तु होता है, नजदीक की वस्तु होता है, वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ये हमारा होता है दूरदृष्टि दोष। और कारण होता है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। जब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम हो जाए। ठीक है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए। जैसे देखो यहां आपका है, ठीक है, वस्तु और यहां से प्रकाश की किरणें जाती हैं, ठीक है, तो ये देखो ये नेत्र पर पड़ती है तो देखो यहां नहीं बनती है, ठीक है, दूर मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो ये यहां बनती है, मतलब दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हमारा कारण हो गया। निवारण के लिए आप क्या करोगे, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूरदृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा दूरदृष्टि दोष के बारे में। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही ये क्वेश्चन जाना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। जो ओम का नियम होता है उसकी व्याख्या करनी है और प्रतिरोध का मात्रक भी लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग ओम का नियम देखेंगे। तो ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है जो विभवांतर होगा, ध्यान से समझो, विभवांतर वो किसके समानुपाती होता है, धारा के। ठीक है, धारा के समानुपाती होता है, यानी कि या फिर आप लोग लिख सकते हो जो हमारा V होगा वो समानुपाती होगा I के। किसके समानुपाती होगा, I के। या फिर आप लोग V देखो, V और समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो यहां एक स्थिरांक जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, स्थिरांक जुड़ जाएगा, इनटू हम लोग I लिखेंगे और वो स्थिरांक क्या होगा, वो स्थिरांक हमारा होगा R और इनटू I। और ये जो स्थिरांक होगा ये हमारा होता है क्या, ये है आपका चालक का प्रतिरोध, जहां R जो है ना, R बराबर चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध, ठीक है, ये हमारा होता है। और R बराबर अगर आप देखो तो वो होता है V अपान I। R बराबर क्या होता है, V अपान I। ठीक है, V अपान I। अब देखो यहां से अब मात्रक निकाल लो। देखो R का मतलब है प्रतिरोध, ठीक है, मतलब प्रतिरोध, लेकिन प्रतिरोध का मात्रक हमें निकालना है ना, तो यहां लिखो प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक बराबर, ठीक है, V का मात्रक यानी कि विभवांतर का मात्रक। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है, विभवांतर का मात्रक। ठीक है, और बटे में हमारा धारा का मात्रक। धारा का मात्रक, विभवांतर का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट, और धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है वो बच्चों बराबर होता है ओम के। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जो प्रतिरोध का मात्रक है वो दोनों बता सकते हो, एक तो ओम बता सकते हो, वोल्ट प्रति मीटर भी बता सकते हो, सॉरी वोल्ट प्रति एम्पियर भी बता सकते हो। ठीक है, और ओम को एक चिन्ह के द्वारा डिनोट किया जाता है। ओम को हम लोग एक इस टाइप से चिन्ह, ठीक है, ऐसे। बस इतना आपको समझ में आ गया ओम का नियम होता है, यही इतना ओम का नियम होता है। ठीक है, अगर सत्यापन करने के लिए आए तो वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो ओम का नियम आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की भी वीडियोस लाई जाएंगी। देखो, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 250 वाट, ठीक है,
लिखा है इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, और बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। प्रतिरोध की भी गणना करनी है, ठीक है। तो हमारा विभवांतर जो दे रखा है वो V बराबर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में जो चीज दे रखा है उसको लिख लो, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट V, ठीक है। और हमारा P यानी कि पावर वाट में दिया हुआ है वो 200 वाट दिया हुआ है, 200 वाट, ये दोनों दे रखा है, ठीक है। और बल्ब का प्रतिरोध, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बल्ब का प्रतिरोध अगर ज्ञात करना है, प्रतिरोध जो होता है वो R होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, फार्मूला मेन है वो मैंने बता रखा है ना, R बराबर होता है V² बटे में P, V² बटे में P। अब V² का मतलब है V की वैल्यू कितनी है 200, नहीं V की वैल्यू है 250, ठीक है। तो 250 और गुणे 250 दो बार मैं लिख देता हूं, और P की वैल्यू है 200, तो एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा, एक 0 से एक 0, और ये हमारा हो जाएगा 625, और 2 से भाग दोगे तो वो हमारा हो जाएगा 31, यानी कि 312.5 ओम। ये हमें मिला क्या, ये मिला R की वैल्यू, यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध आपको इतना मिलेगा, ठीक है। प्रतिरोध हमें मिल गया। अब हमें धारा ज्ञात करनी है 250 वोल्ट से, ठीक है, 250 वोल्ट से हमें धारा ज्ञात करनी है। तो अब हम लोग लिखेंगे बल्ब में अधिकतम धारा, बल्ब में अधिकतम जो धारा है, धारा जो होगा वो I बराबर होगा V/R, I बराबर V/R। तो I की वैल्यू जो है वो हमारा कितना है 250, और R की वैल्यू जो हमें मिला है वो 212.5, ठीक है। अब इसको जब आप कट करोगे ना, एक पॉइंट हटाकर 0 बढ़ाओगे तो वो हमारा 0.8 एम्पियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल की वीडियो में आप लोगों के लिए और भी लाऊंगा, यहां से हमारा I भी निकल आया, धारा भी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि और उपयोग सब कुछ लिखना है। तो मैं देखो, सबसे पहले बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका अणुसूत्र NaCO3 होता है, ठीक है। ये हो गया बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, उसका अणुसूत्र। बनाने की विधि देखो, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। आसान सा मैंने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लो और उसमें आप अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करोगे तो फिर हमें मिलेगा, प्रवाहित करने पर प्राप्त हो जाता है। तो Na2CO3 + H2O, फिर इसको मैंने एक बार रिएक्शन कराया क्योंकि अधिक मात्रा में करना था, तो Na2CO3 + H2O प्लस फिर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहा, तो हमें यहाँ NaSCO3 2NaH, यही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना था, ठीक है। बनाने की विधि इतना आसान है कि अगर आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो फिर आ जाएगा। भौतिक गुण, यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, जल में अल्प विलेय है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है। भौतिक गुण हो गया। रासायनिक गुण देख लो बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, इसको गर्म करोगे ना तो यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा तथा CO2 गैस निकलती है। देखो यहाँ 2NaSCO3 हो गया, गर्म करने पर Na2CO3 + H2O एंड प्लस CO2 में टूट गया। दूसरा देखो विधि, दूसरा हमारा केमिकल रिएक्शन, यह तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ आपका तनु अम्ल यानी कि HCl से क्रिया करा, NaCl + H2O + CO2 गैस बना दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा रासायनिक गुण। अगला क्वेश्चन आ जाओ, देखो मैं आपको फटाफट से सारे क्वेश्चंस करा देता हूं, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, सारा क्वेश्चन आप करके जाना बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, टॉपर बनना है तो। विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो अनुप्रयोग लिखिए। पहले आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा भी बतानी है, फिर आप लोग उसका अनुप्रयोग भी लिखना है। देखो धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जो धातुओं की क्रियाशीलता है उसके अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। विस्थापन की प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी विकसित किया गया है, उसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखो यहाँ हमारा है K मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से फेरस, Pb से लेड, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, Ag से सिल्वर एंड Ag से गोल्ड।
अब अगला देखो बच्चों, यहाँ हमारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऊपर का है, फिर नीचे आओगे घटती अभिक्रियाशीलता मिलेगी, जितना नीचे आओगे सबसे नीचे आपको सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला तत्व मिलेगा, सबसे कम नीचे है। ठीक है, ये हो गया विद्युत रासायनिक श्रेणी, और ये आप लोग याद रखना। और अब एक बात हो रखना, जो हाइड्रोजन के नीचे हैं ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकते, अर्थात Cu Ag एंड Hg एंड Au ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकते। अगर ऐसा रिएक्शन आया तो आप लिख देना रिएक्शन संभव नहीं है। अनुप्रयोग देख लो बच्चों, अनुप्रयोग फर्स्ट देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। एंड दूसरा है विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की द्वारा विभिन्न अम्लों के हाइड्रोजन में मतलब हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी होती है। अब आ जाओ मेंडल का नियम। मेंडल का नियम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिहवन का नियम। ठीक है, अब आपको बता दूं पाचन तंत्र भी आप कंप्लीट कर लेना बच्चों, मैंने पढ़ा रखा है। श्वसन तंत्र भी कंप्लीट कर लेना, एंड आप लोग उत्सर्जन तंत्र भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एंड डीएनए आरएनए में अंतर भी आप लोग याद कर लेना अगर आपको साइंस में अच्छा मार्क्स लाना है तो। ठीक है, ये सारा तैयार कर लेना। इनके 3 नियम थे, प्रभाविता के नियम, पृथक्करण, स्वतंत्र अभिहवन का नियम। प्रभाविता का नियम, जब विपरीत लक्षण लंबा तथा बौना पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं। जो प्रभावी लक्षण वाला जीन है वो अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। ये प्रभावी है कैपिटल टी, स्मॉल टी अप्रभावी है। ये प्रभावी है लंबा है, ये बौना है, अप्रभावी वाला बौना है। इसका संकरण कराया गया तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, लंबा पौधा मतलब प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, पृथक्करण के नियमानुसार कारक युग्मक बनते समय आधे पृथक हो जाते हैं, आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। ये लंबा है, ये बौना पौधा है, ये कारक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कारक है, और ये युग्मक है। ये क्या है? युग्मक है। तो टी आपको अलग अलग हो गया, आधा हो गया। ठीक है, स्वतंत्र अभिहवन का नियम बच्चों सारा मैं आपको फटाफट समझा रहा हूं। ठीक है, इतना अच्छा आपको कोई नहीं मिलेगा, आप नोट कर लो, नोट ना करो, आप इसी वीडियो को 1-2 बार देखो, याद हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र अभिहवन का नियम, जब 2 लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है। 2 लक्षण का मतलब दो जोड़ा, जैसे चार हो, 2 जोड़ा। जैसे हमारा गोल है, गोल का प्रभावी है, इसका झुर्रीदार होगा, पीला का हरा होगा। ठीक है, तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अभिहवन का नियम कहते हैं। जैसे कैपिटल आर कैपिटल, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखो स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ कैपिटल दोनों, यहाँ से एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल वाई आया, इधर से एक स्मॉल वाई एक स्मॉल आर आया। फिर यहाँ हमें मिला गोल पीला, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। ये गोल पीला मतलब हमारा प्रभावी लक्षण है। इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, साइंस में इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार करके जाना, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट एंड रिएक्शन, आईपीएससी नेम सारा। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो साइंस में 70 में 65 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी आप लोगों के लिए सुबह भी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।